ओके। तो सबसे पहले जब आप 3ds मैक्स ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको लेआउट नज़र आएगा। मतलब इस तरीके की आपकी स्क्रीन नज़र आएगी। ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या है, यहाँ बीच में एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसको आपको कट कर देना है। ठीक है। सिंपली वो आपको वेलकम करती है कि भैया 3ds मैक्स में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, कंपनी को पैसे दीजिए, खुद भी कमाइए और हमें भी दीजिए। ठीक है। इस तरीके से चलिए, मजाक अपनी जगह है ना। ठीक। अब इस इंटरफेस को हम समझते हैं कि भाई इसमें जो ये अलग अलग तरीके की बटनें हैं वो क्या क्या काम करती हैं। जैसे कि हमें एरोप्लेन में बैठा दिया गया हो और बहुत सारी बटन्स दी गई हों तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई किस चीज़ से क्या कंट्रोल होता है, पीछे की विंग्स कैसे स्विंग करते हैं, इसको रोटेट करना है तो कौन सी चीज़ को आपको करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो वो जब सब चीज़ें हम देखेंगे कि भाई 3ds मैक्स में किस तरीके से चीज़ें काम करती है। ओके ना। सबसे पहले यहाँ आपको जो इस तरीके से कुछ लेटर्स नज़र आ रहे होंगे, फाइल, एडिट, टूल, ग्रुप, व्यू, क्रिएट, मॉडिफायर, इस तरीके से जो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, ये कहलाती है आपकी मेन्यू बार। ठीक है। जैसे कि अगर मैं फाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे, न्यू, रीसेट, ओपन, ओपन रीस, ऑटो बैकअप, इस तरीके से तमाम तर चीज़ें खुल जाएंगी। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है न्यू, और न्यू ऑल पे क्लिक किया तो आपका सीन दोबारा से रीसेट हो जाएगा और इस तरीके से पूरी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैंने कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है, अभी मैं आपको छोड़ दीजिए, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ आपने फाइल, न्यू, न्यू ऑल पे क्लिक किया और डोंट सेव कर दिया तो आपका सीन दोबारा से शुरू हो जाएगा। ठीक है। बट लेआउट इसका यही रहेगा। ठीक। जबकि आप फाइल और रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो लेआउट है वो आपका पूरा रीसेट हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों में बस हल्का सा फर्क है। ठीक। इसके बाद ओपन पे आपने क्लिक करेंगे तो 3ds मैक्स आपके फाइल फोल्डर में चला जाएगा कि भाई आपको पुरानी फाइल जो आपने बनाई हुई है उसको ओपन करने के लिए पूछने लगेगा। ठीक है। इसी तरीके से मतलब कुल मिला के ये है कि आपके अलग अलग जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इस फाइल को सेव करना है, इस फाइल की कॉपी सेव करना है, तो उस तरीके से ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इंपोर्ट करना है, कुछ चीज़ें आपको 3ds मैक्स में बाहर से लानी है, कुछ चीज़ें 3ds मैक्स से आपको बाहर ले जानी है। तो ये जो ऑप्शंस हैं अलग अलग जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपके अलग अलग सिचुएशंस में काम आते हैं, मतलब अलग अलग टास्क को करने के काम आते हैं। ठीक है। प्रेफरेंस में जाके आप 3ds मैक्स के ऑप्शंस को बाकायदा खंगाल सकते हैं, बट ये मैं खंगालना आज नहीं करूँगा, मैं ये कभी और सिखाऊंगा आपको, थोड़ा लंबा सेशन होगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी जो ये मेन्यूज़ हैं, एडिट मेन्यू हो गया, टूल्स मेन्यू, ग्रुप, व्यू, क्रिएट, मॉडिफायर, ये जो मेन्यू है वो आप क्या टाइम के साथ जब आप चीज़ें सीखेंगे तब आपको इनके जो ऑप्शन है वो पता लगते चले जाएंगे। क्योंकि अभी अभी अगर मैं आपको एनिमेशंस के अंदर आई के सॉल्वर, कंस्ट्रेंट टैब, या जो हमें यूज़ होता है एक वायर पैरामीटर, अगर मैं ये चीज़ें बताऊंगा तो अभी आपको क्या है, इन टेक्निकल चीज़ों के नाम नहीं पता है तो अभी आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आप सिर्फ फाइल मेन्यू को याद रखिए कि भाई फाइल मेन्यू में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है। यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखिए। और दूसरा कस्टमाइज, कस्टमाइज यानी चीज़ों को बदलना, और यहाँ से यूनिट सेट करने वाला जो काम। ठीक है। ये जब हम काम करेंगे तब मैं ये कस्टमाइज वाला बता दूंगा। आप तो मेनली फाइल मेन्यू को याद रखिए, फाइल मेन्यू में इस तरीके से ये ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक है। बाकी टाइम के साथ आपको इसके अंदर के फंक्शंस पता लगते चले जाएंगे, मैं ही आपको बता दूंगा। ठीक। तो पहली तो हो गई आपकी मेन्यू बार, है ना, मेन्यूज़ में जाने के लिए। ठीक है। अब क्या है कि इसके जो फंक्शन है, आपने क्लिक किया, इसके बाद इसमें गए, दूसरी बार फिर आपने क्लिक किया, तो ये क्या है, एक दूसरे के अंदर कॉम्पैक्टेड रूप में है। मतलब आपको पहले यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। उस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर 3ds मैक्स में क्या दिया हुआ है, मेन टूल बार। ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये आइकन्स, ये आपके टूल बार से। ठीक है। और ये सारे फंक्शंस आपके इनके अंदर भी मिल जाएंगे, बट क्या है वो इसके अंदर छुपे हुए हैं, इसलिए हमें क्या होता है कभी कभार याद नहीं रहता कि यार किसके अंदर कौन सा ऑप्शन मेरा मौजूद है। इसलिए यहाँ पर जो मेन मेन फंक्शंस है वो आपके मेन टूल बार्स में दिए हुए। ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर
थोड़ी देर माउस रखेंगे या फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ आपको नज़र आएगा मेन टूल बार। ठीक है ना। अगर मैं इसको ये जो डॉट है यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ बाहर ले आऊँ तो ये आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से ये टूल बार है। ठीक, इसमें यहाँ पर जो मेन है वो है आपका मूव, रोटेट और स्केल। ठीक, इसके अलावा आपका स्नैप का ऑप्शन है, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटर। ठीक है, पिवट सेंटर। अभी ये इंडिविजुअल्स में है, चाहें तो आप इसको सिंगल भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अंडू, रीडू, ये आपका चेन लिंक बनाने का है, ये अनलिंक करने का है, और ये स्पेस वार्प से। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये भी आपको क्या है, टाइम के साथ जब आप यूज़ करेंगे 3ds Max को तब आपको ये फंक्शंस के नाम पता लगते चले जाएंगे और इस हिसाब से आप टूल बार से पता लगा लेंगे भैया ये आपको दिखा रहा है, एरो से दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका मूव टूल होगा। ठीक है, बट पर्पस ये है कि ये चीज़ क्या है, आपको तुरंत देख के आप आइकन देख के समझ जाएंगे कि भैया यहाँ क्लिक करने पर मेरा मूव टूल एक्टिव होता है। ठीक है, बजाय कि आप मेन्यू के अंदर चीज़ों को घुस घुस के देखें, उसकी बजाय आपको 3ds Max ने ये दिया हुआ है। ठीक है ना, इसलिए इसको आप बोलते हैं मेन टूल बार। ठीक है, इसके अलावा इस टूल बार में आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और चाहें तो इसमें से आप चीज़ें डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर मुझे इसमें चीज़ें ऐड करनी हुई तो वो किस तरीके से करेंगे और डिलीट करनी तो वो किस तरीके से करेंगे, ये हम थोड़ा सा क्या है, जब हम कस्टमाइज़ करेंगे टूल बार को अपनी नीड के हिसाब से तब हम उस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और इसको वापस यहीं पर ला के छोड़ देता हूँ। ठीक, दूसरा आपका है प्रोजेक्ट का टूल बार। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे राइट क्लिक करने पर जो पहला ऑप्शन नज़र आता है उससे पता लग जाता है कि भाई ये इस चीज़ का टूल बार है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको ये प्रोजेक्ट कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक, दोबारा से वापस भी ला सकते हैं, है ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट टूल बार का मतलब होता है कि आप 3ds Max में क्या करते हैं, जब हम बहुत थोड़ा सा बड़े लेवल पर काम करते हैं या फिर बहुत प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो हम क्या है, फोल्डर बना के रखते हैं हर चीज़ का, कि भाई टेक्सचर्स का अलग फोल्डर रहेगा, मॉडल्स का अलग फोल्डर रहेगा, कैड फाइल्स का अलग फोल्डर रहेगा, प्रॉक्सी फाइल्स का अलग रहेगा, सीन फाइल्स का अलग रहेगा, और सीन में जो लिंक फाइल्स हैं उनका अलग फोल्डर रहेगा। तो उस चीज़ के लिए 3ds Max ने क्या दिया हुआ है, आपको ये प्रोजेक्ट का टूल बार दिया हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही दिया हुआ है, आप यहाँ फाइल में देखेंगे तो ये फाइल में आपको प्रोजेक्ट की जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है, आइकन से आपको पता भी लग जाएगा कि भाई ये जो आइकन है वो इससे मैच कर रहा है, मतलब इसका एक फंक्शन होगा। ठीक है, बट क्या है, आपको इसके लिए यहाँ पर अंदर जाना पड़ा, उसकी बजाय 3ds Max ने आपको इसका टूल बार बना के दे दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में 3ds Max का फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है ना, थोड़ा सा बस मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, बाकी तो क्या है, आपको चीज़ें टाइम के साथ धीरे धीरे पता लग ही जाएंगी, है ना। ठीक, अभी आज की जो वीडियो है वो पूरी इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद ये है आपका ऑटो बैकअप टूल बार। ठीक, इसको भी क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक, ऑटो बैकअप का मतलब होता है कि 3ds Max आपको एक इंटरवल सेट कर देता है, भाई हर 5-5 मिनट में आपकी फाइल सेव कर दी जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इस इंटरवल को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि मुझे लगता है यार मैं 5 मिनट में इतना काम नहीं करता, मैं तो 10 मिनट में इतना काम कर लेता हूँ कि मुझे लगता है कि यार अब इतना काम सेव करने लायक है। ठीक है ना, मतलब मैं इतना काम कर लेता हूँ 5 मिनट में या 8 मिनट में कि भाई मैं 8 मिनट में चीज़ें कर लेता हूँ, तो मैं 8 मिनट में 3ds Max अपने आप एक फ़ाइल मेरी सेव करता चला जाए। क्योंकि क्या है, हम काम करते करते थोड़ा सा भूल जाते हैं, इसलिए 3ds Max अपने आप क्या है, वो ऑटो बैकअप से वो फाइल को हर 8-8 मिनट में सेव कर देता है, जिसको कि वो ऑटो बैकअप नाम दे देता है, जिसको कि हम यहाँ पर फाइल में जाके ऑटो बैकअप और उस फोल्डर को क्लिक करके यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल को बस आप समझ लीजिए कि इस तरीके का कुछ फंक्शन होता है। अभी ये राइट बना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी फाइल आपकी ऑलरेडी सेव है, या अभी मैंने अभी कुछ बनाया नहीं है तो अभी कुछ होगा भी। ठीक है, क्लिक करके मैं इसको वापस यहाँ पर वापस रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, ये जो टूल बार्स हैं ये तो आपको मैक्स ने दे दिए, चाहे तो आप अपने खुद के टूल बार्स भी बना सकते हैं।
ठीक है, वो किस तरीके से बनाते हैं वो कस्टमाइज में जाके बनाते हैं। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जब हम पूरे सीन को किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं वो चीज़ भी हम देखेंगे। ठीक, एक और चीज़, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मूव टूल है। ठीक, मूव टूल आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है W। ठीक, तो आप जब W प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा मूव टूल जो है मेरा एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो आप चाहे तो टूल बार से यूज़ कर लें, चाहे तो शॉर्टकट की W प्रेस कर लें इसको, और चाहे तो राइट क्लिक करके आप मूव पर क्लिक कर दें तो वो आपका टूल एक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से रोटेट के लिए राइट क्लिक करके आप रोटेट पर क्लिक करें तो वो रोटेट टूल मेरा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ को करने के 3-4 तरीके 3ds Max में अवेलेबल हैं। ठीक है, चाहे तो आप एक्सप्रेस करें, सर्च मेन्यू खुल जाएगी, आप इसमें मूव टूल डाल दें, ठीक, और इस पर क्लिक कर दें तो आपका मूव टूल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद है फंक्शन का नाम तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके इसलिए दिए हुए हैं कि किसी को हो सकता है कमांड से अच्छा लगे, किसी को शॉर्टकट से अच्छा लगे, किसी को राइट क्लिक से अच्छा लगे, कोई सर्च कर ले। ठीक है, तो अपने अपने तरीके के ऊपर है, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप शॉर्टकट्स याद रखें, क्योंकि शॉर्टकट से क्या होता है, देखो मैं अभी मूव टूल में हूँ, मुझे रोटेट पे जाना है, दोबारा मैंने ई प्रेस कर दिया, रोटेट पे आ गया, स्केल पे जाना है आर दबा दिया, प्लेसमेंट पे जाना है वाई दबा दिया, फिर WER। तो इस तरीके से क्या जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो मेरी ज़्यादा हेल्प करती हैं, जब मुझे चीज़ें पता लग जाती हैं तो मेरा टाइम बचाती हैं। और दूसरा क्या होता है, जब शॉर्टकट कीज़ आपकी जब आदत हो जाती है ना, एक बार आपके हाथ को पता लग जाता है भैया ये शॉर्टकट की यहाँ पर है, तो आपको माइंड को आइडिया भी नहीं होता कि आपने कब शॉर्टकट की दबा दी और कब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज़ आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, सर्च करेंगे या ऊपर नीचे जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप शॉर्टकट कीज़ को याद रखने की कोशिश करें, कम से कम बेसिक फंक्शन के लिए तो याद ही रखें। ठीक, ये बात हो गई, ये टूल बार्स हो गए। आप चाहें तो अभी अपने टूल बार्स भी बना सकते हैं, वो टूल बार किस तरीके से बनाते हैं वो हम थोड़ा सा अगली वीडियोज़ में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये है आपका एक और ये टूल बार है जिसको आप व्यू पोर्ट लेआउट टूल बार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ राइट क्लिक करके आप देखेंगे व्यू पोर्ट लेआउट्स टैब। ठीक है, ये किस काम आता है, जैसे कि अब मैं इसको वापस रखता हूँ, अभी मैं पहले ये बीच वाली चीज़ को बता देता हूँ, तब इसका फंक्शन आपको पता रहेगा। ठीक, अभी आपको यहाँ पर 4 स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलग स्क्रीन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, इन स्क्रीन का अलग अलग यहाँ पर नेम दिया हुआ है जिसमें ये है। ठीक है, जैसे ये टॉप व्यू में है तो यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है टॉप। ठीक, फ्रंट में है ये तो ये फ्रंट नाम दिया हुआ है, लेफ्ट में है ये तो लेफ्ट में नाम दिया हुआ है। तो ये पर्सपेक्टिव यानी जो 3D व्यू जिसको हम पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं वो ये यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है ना, अब इनका थोड़ा सा क्या काम है वो हम थोड़ा सा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब समझेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करके 4 स्क्रीन देख पा रहे हैं। अब किसी को 4 स्क्रीन में काम करना है, किसी को हो सकता है सिर्फ टॉप और फ्रंट देखना हो और बीच की स्क्रीन आपको बड़ी चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करें और ये है वो ऑप्शन जिसमें 10-12 कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्क्रीन लेफ्ट साइड में बड़ी छोटी हैं और राइट साइड की बड़ी स्क्रीन। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली स्क्रीन आपकी बड़ी हो गई और ये 2 आपकी छोटी स्क्रीन हो गई। ठीक है, अब ये जो है आपका ये लेफ़्ट व्यू है, इस पर क्लिक करें और इसको पर्सपेक्टिव व्यू में सेट कर दें। ठीक है, और इसके बाद आप इसको मिडिल माउस से नीचे करेंगे तो ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू इस तरीके से आ चुका है। Z प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा आपका। ठीक, तो इस चीज़ के लिए आपका ये व्यू पोर्ट लेआउट का जो टैब है वो काम आता है। ठीक है, किसी को हो सकता है इस 2 स्क्रीन पे काम करने में अच्छा लगता हो कि भाई एक में तो मैं सीधा काम करूँगा और एक में मैं जूम आउट करके पूरे सीन को एक बार में देखना चाहता हूँ और एक में मैं क्या है अपने हिसाब से काम करता रहूँगा। ठीक है, P प्रेस करके मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ और इस तरीके से ये मैं चीज़ें
देख लेता हूँ भाई ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है, या ये मेरा टॉप व्यू है, ठीक। तो इस तरीके से अलग अलग जो लेआउट की कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए आप व्यू और लेआउट को यूज़ करते हैं, ठीक बात। इसके नीचे जो है ये है आपका ट्रैक बार, ठीक, इस तरीके से, है ना। एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, वो मैंने हाइड कर दी थी पिछली बार, मैं भूल गया था, ठीक है, मुझे याद भी नहीं रहा। इस पर क्लिक कर रहे हैं आपको तो ये आपके मॉडलिंग, फ्री फॉर्म, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट, पॉपुलेट, ये ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं मॉडलिंग पर क्लिक करूँगा, सबसे पहला ऑप्शन तो पॉलीगॉन मॉडलिंग आ रहा है और ये ऑप्शन मेरे ग्रे कलर में है, मतलब अभी ये ऑप्शन पर मैं क्लिक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी मेरा कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है जिस पर मैं पॉलीगॉन मॉडलिंग कर सकूँ, ठीक है। अभी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम थोड़ा सा उस चीज़ को समझेंगे कि ये जो चीज़ है वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तभी मैं इसके ये पांचों फंक्शन आपको थोड़ा सा बता दूँगा। हालांकि इसमें मेनली जो हमारे यूज़ होते हैं वो मॉडलिंग और फ्री फॉर्म यूज़ होता है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें हैं वो तो कभी काम आती या कभी नहीं भी आती, ठीक है। मेन तो ये जो दो फंक्शंस हैं यही काम आते हैं और वो भी कभी कभार ही काम आते हैं किसी किसी, इसलिए ही मैं इस टूल बार को यहाँ पर क्लिक करके हाइट रखता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को काम करने की जो व्यू पोर्ट की जगह है वो ज़्यादा बड़ी मिले, बजाय कि मैं ये जो अनइम्पोर्टेंट मेन्यू है उसको देखूँ मैं, ठीक। नाउ नीचे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स नज़र आ रहे होंगे 0 से लेके 100 तक के, ठीक है। इसको बोलते हैं आप ट्रैक बार। ट्रैक बार मतलब ये आपका जो ट्रैक बार है वो एनिमेशन बनाने के काम आता है, ठीक है। अभी जो आपको 0 से 100 तक नज़र आ रहे हैं वो आपकी कहलाती हैं फ्रेम्स, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्या है, आपको थोड़ा सा जब हम एनिमेशन की पर्टिकुलर क्लास करेंगे तब मैं इस चीज़ को समझा दूंगा कि एनिमेशन का जो टूल बार है, मतलब जो एनिमेशन का जो ट्रैक बार है उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये अलग अलग नंबर्स पे स्विच हो रहा है, ठीक है। इसी के एनिमेशंस के कंट्रोल्स यहाँ पर, ये इतना जो पार्ट है ना मेरा, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पार्ट है वो मेरा एनिमेशन कंट्रोल का है, ठीक है। अभी ये 39 पर है, इसको मुझे लास्ट फ्रेम पर ले जाना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ये लास्ट पे पहुँच जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट पे पहुँच जाएगा। मुझे किसी पर्टिकुलर फ्रेम पर ले जाना, जैसे 50 नंबर की फ्रेम पर ले जाना है, 50 दबा के एंटर कर दूंगा तो ये 50 पे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी सेटिंग्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं सेटिंग्स में चला जाऊँगा, बट एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूँगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कीज़ भी लगाते हैं, ऑटो कीज़ भी लगाते हैं, जैसे ये रेड कलर हो जाएगा यहाँ पर तो ऑटो की लगाने के लिए तब काम आता है। ये जब हम एनिमेशन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट में इसको 0 पे रखता हूँ, ओके, ठीक। अब जब हम एनिमेशन बना लेते हैं ना तो एनिमेशन को ट्वीक करने के लिए, उसमें चेंज करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्व एडिटर का। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कर्व एडिटर की अलग से एक ऑप्शंस खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 0 से आपको 100 तक नज़र आ रहा है ये वही चीज़ है जो ऊपर की मैंने 100 तक करी थी, ठीक है। बट इसके अंदर जो हम एनिमेशन बनाएंगे तब यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ टाइप का नज़र आएगा, ठीक। वो जब हम एनिमेशन बनाएंगे तभी आपको ये चीज़ थोड़ा सा आइडिया लगेगी कि भाई ये चीज़ क्या होती है, ठीक है ना। बाकी अभी फ़िलहाल को मैं इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, ठीक। इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल को, हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद ये है आपका स्क्रिप्टिंग का टूल बार नहीं बोलना चाहिए, स्क्रिप्टिंग की विंडो है जिसको कि आप यहाँ पर ये रहा स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट का लिसनर, ठीक। तो इसका जो मिनी वर्जन है वही यहाँ पर है, ठीक। ये क्या होता है कि जब हम स्क्रिप्ट करते हैं, जब अभी तो ये खाली रहेगा आपका, बट स्क्रिप्ट जब आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे और अपने टास्क को ऑटोमेट करने लगेंगे कि भाई ये चीज़ मेरी बार बार रिपीट होती है, इसको मुझे ऑटोमेट करना है, तब आप स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे। भैया मुझे स्क्रिप्टिंग सीखनी है ताकि मैं अपने काम को फास्ट कर सकूं, तब हम आप स्क्रिप्टिंग की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रिप्टिंग में आप एक्शन रिकॉर्डर को भी देखेंगे कि भाई जो चीज़ मैंने बना, एक बार मैंने जैसे लाइन बना के वॉल बनाई तो वो चीज़ मैं बार बार ना बनाना पड़े, उस पर क्लिक करके सिर्फ मैं एक बार में बना सकूं, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, ठीक है।
टाइम मिला तो मैं आपको स्क्रिप्ट बनाना थोड़ा थोड़ा सिखा दूंगा, या वैसे तो मेरे को खुद ही इतना ज़्यादा नहीं आता है, मुझे थोड़ा बहुत आता है जितना भी, कि भाई मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बाकी स्क्रिप्टिंग का मेन 3ds मैक्स का तो मुझे आइडिया नहीं है। हालांकि पाइथन स्क्रिप्टिंग थोड़ी बहुत मुझे आती है, लेकिन 3ds मैक्स के हिसाब से पाइथन मेरे को इतना ज़्यादा नहीं आती है ना। मैं ब्लेंडर यूज़ करता हूँ और ब्लेंडर की पाइथन को मेरे को अच्छे से आती है, ठीक। और इसलिए मैं ब्लेंडर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ब्लेंडर की पाइथन थोड़ा सा ईजी लगती है मुझे, ठीक। हालांकि 3ds मैक्स में भी जो लोग काम करते हैं वो 3ds मैक्स में भी एक अच्छे लेवल पर स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से आपको स्क्रिप्ट एड ऑन्स और जो आपके टूल अलग अलग है वो आपको मिलते हैं, ठीक है ना। नीचे जो है वो है आपका नोटिफिकेशन बार। भी आप देख सकते हैं हम मूव टूल में हैं, तो वो दिखा रहा है क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट एंड मूव, मतलब अभी आप मूव कमांड में। जब मैं रोटेट पे होऊंगा तो वो दिखाएगा सेलेक्ट एंड रोटेट, स्केल पे होंगे तो स्केल दिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके स्क्रीन में क्या चल रहा है उस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाए, ठीक। इसके बाद ये जो पार्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बाद में अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला जो XYZ लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। ग्रेड 10.0 है, मतलब ग्रेड के बीच की स्पेसिंग 10 यूनिट है, ठीक। और ये वाला मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ भैया, ये इतना इतना जो पार्ट है वो एनिमेशन के काम आता है, ठीक है। इसके बाद जो 8 बटन आपको दिख रही हैं वो जो नेविगेशन है उस चीज़ के काम आती है, ठीक है। अब नेविगेशन थोड़ा सा मैं 3ds मैक्स में बता देता हूँ, 4 व्यू कोड वाले ऑप्शन पे जाके बता देता हूँ किस तरीके से नेविगेशन होता है, ठीक। सबसे पहले तो मैं बीच के व्यू पर क्लिक करता हूँ ताकि वो एक्टिव हो जाए, और ऑल्ट W प्रेस कर देता हूँ जिससे वो बड़ा हो जाए, ठीक है। दोबारा से ऑल्ट W प्रेस करूँगा तो ये 4 व्यू पोर्ट मेरे खुल जाएंगे, ठीक है। अभी ऑल्ट W प्रेस करके मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। नाउ अभी जो स्क्रीन दिख रही है आपको ये है आपका पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक। यही वो जो स्क्रीन है इसमें आप अपनी चीज़ें बनाते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और उनको घुमा के देखते हैं, उनको पैन करके देखते हैं, ठीक। नाउ मैक्स में स्क्रीन के नेविगेशन करने के लिए, नेविगेशन मतलब चीज़ों को देखने के लिए, घुमा के देखने के लिए, या जूम इन जूम आउट करने के 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन होता है आपका पैन। पैन यानी चीज़ें आप स्लाइड करके देखते हैं, जैसे हम स्वाइप करते हैं ना अपने मोबाइल में, उस तरीके से चीज़ों को देखना, तो उसको बोलते हैं पैन एक्शन, ठीक। इसके लिए आप क्या करते हैं, मिडिल माउस बटन को दबाते हैं, आपका जो कर्सर है वो हाथ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जब आप राइट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इस तरीके से जब आप अपने कर्सर को मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन भी कर्सर के साथ मूव हो रही है, जैसे वो कर्सर के साथ चिपक गई है, ठीक है। इस एक्शन को बोलते हैं आप पैन, ठीक है, ओके। दूसरा है आपका जूम इन जूम आउट। ये तो आप सिंपली स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करेंगे, स्क्रॉल व्हील मतलब आपकी माउस के बीच का जो व्हील है उसको आप ऊपर नीचे करेंगे, तो ये इस तरीके से आपका सीन में जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जूम इन जूम आउट का जो फंक्शन है वो ये है कि आपको मान लो अभी जैसे अभी जूम इन जूम आउट कर रहे हैं तो क्या है, वो एकदम से आगे आ रहा है और एकदम से पीछे जा रहा है। अगर आपको प्रिसाइजली करना है तो आप कंट्रोल दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे, दोनों को दबा के रखेंगे और मिडिल माउस को भी दबाएंगे, ठीक। इसके बाद जब आप ऊपर और नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेरी चीज़ें मूव हो रही है, ठीक। इसी चीज़ को आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जूम इन का फंक्शन है, यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करके जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो इस तरीके से ये मेरा जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्ट जी प्रेस करके भी शायद आप ये चीज़ कर सकते हैं ना, मैंने कंट्रोल ऑल्ट से किया है, आप चाहें तो ऑल्ट जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया 3ds मैक्स में बहुत सारे तरीके होते हैं काम करने के, है ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग सूट करता है, तो इसलिए, ठीक है ना। पैन करने का भी आप देखेंगे यहाँ पर ये हाथ बना हुआ है, इस पर क्लिक करके चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बाहर आने के लिए राइट क्लिक कर दें, ठीक।
किसी भी कमांड से बाहर आने का तरीका होता है राइट क्लिक। याद रखें मैक्स में हमेशा किसी भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए आप राइट क्लिक करते हैं। ठीक, तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका ऑर्बिट का। ठीक है, ऑर्बिट के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बॉक्स बना देता हूँ। ये क्रिएट पैनल है, अभी इसको बस 2 मिनट में अभी आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, आपने क्लिक करके ड्रैग किया। चलो मैं बॉक्स बनाना आपको ही बताऊंगा, अभी आप बस देख लीजिए, बस मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। ठीक, अब जैसे आपका ये बॉक्स बना हुआ है, इसके पीछे के 3 फेस, सॉरी इसके जो आगे के 3 फेस है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे के फेस मुझे क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस व्यू पोर्ट को घुमाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और मिडिल माउस बटन दबाएंगे। ठीक, इसके बाद जब आप राइट में अपना जो कर्सर है वो मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो व्यू पोर्ट है वो इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, राइट जाने पर इस तरीके से रोटेट हो रहा है, लेफ्ट जाने पर इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये शायद राइट जाने पर एंटी क्लॉकवाइज और इस तरीके से क्लॉकवाइज। इसी तरीके से आप ऊपर करेंगे तो ये बॉटम दिखाएगा, नीचे करेंगे तो ये टॉप दिखाएगा। इस तरीके से आप जब अपने माउस को इस तरीके से रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें स्मूथली आपकी रोटेट हो रही है। ठीक है, मैंने ऑल्ट और मिडिल माउस बटन दोनों को अभी दबा के रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है मैंने उन्हें, इसलिए इस तरीके से ऑर्बिटिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हुआ है आपका पैन, जो कि आपको चीज़ों को स्वाइप करने के काम आता है, जूम इन जूम आउट, और ऑर्बिट ऑल्ट और मिडिल माउस की बटन से। ठीक, मिडिल माउस बटन से पैन और ऑल्ट मिडिल माउस बटन से ऑर्बिट, बस इतना सा याद रखना है। ठीक, स्क्रॉल व्हील से जूम इन जूम आउट। ठीक, अब मान लो जैसे ऑर्बिट का जो फंक्शन है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, इसके बाद बीच में जब आप क्लिक करके रोटेट करेंगे इस तरीके से तो ये मेरा सीन ऑर्बिट होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली ऑर्बिट होगा, इस वाले पर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकली ऑर्बिट होगा। ठीक है, और यहाँ आप बाहर क्लिक करके ड्रैग ना करें, अदरवाइज़ आपका सीन क्या है, आड़ा तिरछा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर ऐसे आप क्लिक करके कर रहे हैं तो राइट क्लिक कर दें ताकि वो आपकी कमांड कैंसिल हो। ठीक है, अभी मेरा ऑर्बिट का फंक्शन एक्टिव है, मेरे को बाहर आना है, राइट क्लिक कर दूंगा, बाहर आ चुका। ठीक, ओके ना फाइन। बाकी ये जो 3-4 ऑप्शन है, जैसे कि आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ये आपको ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लें, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक अभी आप देखेंगे कि ऑटो बैकअप का जो है कुछ नंबर चल रहा है, तो ये बता रहा है भाई 43, 42 इतने सेकंड बाद ऑटो बैकअप जो है अपने आप मैक्स शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले नहीं, मतलब पहले जो आपको बताया था कि ऑटो बैकअप किस तरीके से काम करता है, तो वो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पुराने वर्जन्स में ये चीज़ यहाँ शो बस करता नहीं था, लेकिन ऑटो बैकअप हो जाता था। ठीक, इससे पता लग जाता है यूज़र को कि भाई 18 सेकंड बाद बैकअप होने वाला है, तो वो कोई बड़ी कमांड ना चलाए और थोड़ा सा बस जैसे 5-10 सेकंड रह गए हों तो बस थोड़ा सा रुक जाए और ऑटो बैकअप को हो जाने दें, इसके बाद अपना काम करना शुरू करें। ठीक है, जैसे कि वो हो रहा है। ठीक, ऑटो बैकअप कंप्लीट हो गया, सिंपल। अब तक जो हमने देखा वो 3ds Max का बेसिक जो लेआउट था वो था। ठीक, ये जो इतना इतना मैंने पार्ट देख लिया, ये 3 जो मैंने पट्टियाँ देखी और बीच का जो व्यू पोर्ट देखा वो मैंने आपको दिखा दी। ठीक, अब जो चीज़ है वो है आपका मेन जो मैक्स का जो पैनल है, जिसको हम 80% ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं, वो है आपका कमांड पैनल। ठीक है, इस पर आप क्लिक करके थोड़ा सा इसको मैं बाहर ले आता हूँ। ठीक है, तो इतने पैनल जो ये आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आप कमांड पैनल। ठीक है, मैं इसको वापस यहीं ले जाता हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसको यहीं रखें। ठीक है ना,
कमांड पैनल के अंदर दो फंक्शंस हैं, एक तो है आपका क्रिएट और दूसरा है मॉडिफाई। नाम से ही पता लग रहा है, क्रिएट का मतलब कुछ चीज़ बनाना, मॉडिफाई का मतलब है जो बनी हुई चीज़ है उसमें कुछ बदलाव करना। ठीक, तो क्रिएट पैनल पे मैंने प्लस पर क्लिक किया तो मेरा क्रिएट पैनल एक्टिव हो गया। ठीक, अभी लेकिन कोई कमांड मेरी एक्टिव नहीं हुई है, क्योंकि क्रिएट करने में भी और भी कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं। तो क्रिएट पैनल में आपने बता तो दिया भाई मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, और 3ds मैक्स पूछेगा भाई क्रिएट करना क्या चाहता है। 3ds मैक्स में 2-3 टाइप की मेन चीज़ें हैं वो जो क्रिएट होती हैं। ठीक है, और भी होती हैं बट मेनली जो होती हैं वो 2-3 तरीके की होती हैं। ठीक, क्रिएट में गए, पहला है आपका ज्योमेट्री और दूसरा है आपका शेप। ठीक, ये दो जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। बाकी लाइट, कैमरा और ये सारी चीज़ें हैं ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएंगे कि ये अलग ही होती हैं। ठीक है, पर ज्योमेट्री और शेप जो है वो दो मेन ऑब्जेक्ट हैं जो आपके 3ds मैक्स में काम आते हैं। ठीक, अभी मेरा व्यू पोर्ट थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, तो मैं Z प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो व्यू पोर्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, या जो भी मेरा सीन है वो सेंटर में आ जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है मेरा बॉक्स। अच्छा, बॉक्स से पहले मैं ज्योमेट्री और शेप में दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूँ। ठीक, ज्योमेट्री पे आपने क्लिक किया, मैं एक प्लेन बना देता हूँ। यहाँ पर प्लेन पे क्लिक किया, ये कमांड एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, और मेरा कर्सर है वो प्लस में चेंज हो चुका है, मतलब क्रिएट पैनल पे आ चुका है। फर्स्ट क्लिक किया, माउस को खींचा और छोड़ दिया, ये आपका प्लेन। ठीक है, ओके। अब मैंने दूसरा ऑप्शन गया शेप में, और यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, ताकि एक ही जैसा शेप दिखे आपको। क्लिक किया, खींचा और ये मेरा बन गया, राइट क्लिक से बाहर आ गया। ठीक, तो आप देखेंगे कि होने को दोनों तो रेक्टेंगल ही है, बट दोनों में क्या एक बेसिक सा फर्क आपको नज़र आ रहा होगा, वो ये है कि ये जो है वो सिर्फ बॉर्डर ही बॉर्डर्स है, लाइन्स ही लाइन्स। ठीक, क्या कहना चाहिए, ये सिर्फ लाइन्स ही लाइन्स है। जैसे हम ऑटोकैड में करते हैं ना, ऑटोकैड में जो लाइन्स बनाते हैं वो अकेली यहाँ पर दिख रही हैं, और ये जो है वो आपका हैच जैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑटोकैड में तो आप इसको हैच बोलते हैं बस, बट लेकिन 3D की भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस। ठीक है, फेस या सरफेस। ठीक है, तो जिस ज्योमेट्री में फेस होते हैं उस, जिसमें मतलब फेस होते हैं उसको आप ज्योमेट्री बोलते हैं, और जिसमें फेस नहीं होते हैं उसको आप बोलते हैं शेप्स। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी देर माउस रखेंगे तो वो बता देगा भैया ये ज्योमेट्री का पैनल है, और यहाँ पर आप थोड़ी देर माउस रखेंगे तो वो दिखा देगा भाई शेप्स का पैनल। ठीक है, इसको टूल टिप बोलते हैं। जैसे आपको कुछ भी पता ना लगे यार ये चीज़ किस लिए होती है, तो आप उस पर थोड़ी देर माउस रख लें तो वो आपको उसका ऑटोमेटिक फंक्शन बता देगा टूल टिप से कि भैया ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है। इनको दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ क्लिक के साथ। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ऑटोकैड से जो बंदे आए होंगे उन्हें ये लग रहा होगा कि भाई राइट साइड से जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जो हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारी विंडो सेलेक्शन होती होगी, और इस तरीके से यहाँ से जो करते हैं वो हमारी क्रॉसिंग सिलेक्शन होती होगी। ठीक, बट ऐसा नहीं है। 3ds मैक्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ टच होगी आपकी वो दोनों सेलेक्ट होगी। ठीक है, चाहे आप राइट साइड से करें चाहे लेफ्ट साइड से करें, बट आपको ऑटोकैड की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है, छुड़ाना है तो ये आपको विंडो और क्रॉसिंग का यहाँ पर टॉगल दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो है आपकी विंडो टच करने पर सेलेक्ट नहीं करेगी, जब इसके अंदर चीज़ आएगी तभी ये चीज़ सेलेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे हमारा वो ब्लू कलर का जो बक्सा है ना उसका काम आता है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर वाला बक्सा है वो ये। ठीक है, ये आपको वैसे ये देखने पर ही पता लग गया होगा कि जब तक बॉक्स के अंदर चीज़ आ गई है तभी सेलेक्ट होगी, और ये है बॉक्स जब टच हो जाएगा तभी तब भी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चीज़ें देख के ही पता लग जाती है ना आइकन बनाए किस लिए होते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका 3ds मैक्स का इस तरीके से फंक्शन। ठीक है, अभी इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, और आप तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 3ds मैक्स में दिया उसको प्रैक्टिस करें यार, का है 3ds मैक्स से ऑटोकैड में वापस जाना। ठीक ना, ज्योमेट्री और शेप्स में आपको बेसिक डिफरेंस पता लग गया। ठीक, ज्योमेट्री पे मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया,
ज्योमेट्री के अंदर भी मेरे को और भी बहुत सारे ज्योमेट्री के ऑप्शन मिलते हैं, बट अभी आप उन्हें छोड़ दीजिए। आपको यहाँ ज्योमेट्री के 11 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11। ठीक, सबसे पहला है बॉक्स, इस पर क्लिक किया, कमांड मेरी एक्टिव हो चुकी है। पहला पॉइंट मैंने डिफाइन किया, क्लिक करके क्लिक को पकड़े रखा, खींचा मैंने और दूसरे पॉइंट पे लाके मैंने छोड़ दिया। इससे क्या है, मेरी इसकी लेंथ और विड्थ डिफाइन हो गई। अब मैं जब अपने माउस को ऊपर और नीचे करूँगा तो इसकी क्या है, हाइट डिफाइन होगी। लेकिन अब मैं इसको सिर्फ माउस को ऊपर नीचे कर रहा हूँ, अभी मैंने कहीं खींचा नहीं हुआ है। ठीक है, और जब मैं दोबारा तीसरी बार सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये मेरी इसकी हाइट डिफाइन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, पहले पॉइंट से आपने खींचना शुरू किया, यहाँ तक लाके आपने छोड़ दिया, जिससे आपने इसकी लेंथ और विड्थ बता दी, और दूसरे पॉइंट पे जाके आपने दोबारा से बस क्लिक कर दिया ऊपर लाके, तो आपकी इसकी हाइट डिफाइन हो गई। ठीक है, तो लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीन चीज़ जो है आपकी, आपने इस तरीके से व्यू पोर्ट से डिफाइन कर दी। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बन चुकी है। इसके बाद भी यहाँ पर ये लेंथ, विड्थ और हाइट को चेंज करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो, एक ऊपर और नीचे दोनों का एरो नज़र आ रहा है। आप कहीं भी सिर्फ क्लिक करें और ऊपर करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, नीचे करेंगे तो घटेगी। ठीक है, राइट क्लिक करने पर चीज़ें कैंसिल होती हैं, या कोई कमांड है वो आपकी कैंसिल होती है। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि रिपीट करने से क्या है, आदमी सीखता है। इसी तरीके से इसकी जो विड्थ है उसको आप क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके जब आप ऊपर करेंगे तो बढ़ेगी, नीचे करेंगे तो घटेगी, ऊपर नीचे। सेम तरीका है आपका विड्थ का, क्लिक ऊपर नीचे, क्लिक ऊपर नीचे। ठीक है ना। इसके बाद लेंथ, विड्थ, सेगमेंट, हाइट के सेगमेंट्स। ठीक है, इस चीज़ का क्या होता है, हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा थोड़ा टच कर देता हूँ कि इसके जो सेगमेंट्स का मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ी देर से बता देता हूँ मैं, अभी फ़िलहाल को इसको छोड़ देता हूँ मैं। ठीक, अभी भी आपका देखेंगे कर्सर जो है वो प्लस में ही बना हुआ है, क्योंकि जो पिछली कमांड है वो मेरी बॉक्स कमांड, वो ऑलरेडी एक्टिव है। अभी मैं फिर से क्लिक करके खींचूँगा और ऊपर करूँगा तो फिर से मेरा दूसरा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। फिर से कहीं क्लिक करके खींचूँगा और ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा दूसरा बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ भाई मेरे बॉक्स बन चुके हैं, अब मुझे कमांड से बाहर आना है, तो मैं राइट क्लिक दबा दूँगा तो कमांड से मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, अब मैं अपना जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, पैनिंग कर सकता हूँ, ऑल्ट मिडिल माउस बटन से इसको घुमा के देख सकता हूँ। ठीक है, आसान है ये चीज़ करना। ठीक है ना, है ना। अब आपने कुछ चीज़ बना ली, जैसे कि मैंने ये बॉक्स पहले बनाया था, इसके बाद ये बॉक्स बनाए। मुझे चाहिए यार, मेरे को अभी याद आया कि यार ये बॉक्स ना थोड़ा सा मुझे इसकी हाइट कम करनी है, तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा, लेकिन यहाँ मेरे ऑप्शन क्या है, गायब हो चुके हैं। बट वो एक्चुअली गायब नहीं हुए, वो आपके जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है मॉडिफाई पैनल, उसमें जाके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, मैं क्लिक करके इसको नीचे कर दूंगा थोड़ा सा, तो ये इसकी हाइट इसके बराबर आ गई। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद जब उसको आपको बदलना है तो उसके लिए आप किस में जाएंगे, मॉडिफाई पे। ठीक, अभी मॉडिफाई आपका खाली दिख रहा है, जैसे ही आप चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उसका मॉडिफाई पैनल आपको नज़र आ जाएगा। ठीक, ये मॉडिफाई पैनल जो है वो बहुत काम का होता है। ठीक है, टाइम के साथ हम इस मॉडिफाई पैनल में देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से और बनती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक, अभी सॉरी, मैं क्रिएट पैनल को थोड़ा समझा दूँ, मॉडिफाई पैनल से अभी थोड़ा सा बाद में आ जाता हूँ। ठीक है ना, मेनली जो है वो आपका ये पैनल ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना 80% वर्क मैक्स का इसी से होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, बॉक्स है, दूसरा ऑप्शन आपका कौन, इस पर क्लिक किया आपने। ठीक, कौन मतलब आपकी टोपी।
आपने क्लिक किया, सेंटर डिफाइन हो गया। इसके बाद आप माउस को सेंटर से आगे ले जाएंगे तो इसकी रेडियस कम या ज़्यादा होगी, ठीक ना। ला के आपने छोड़ दिया। अब जब आप अपने माउस को सिर्फ ऊपर नीचे करेंगे, ठीक, तो इसकी हाइट डिफाइन हो जाएगी। मान लो मुझे इसकी हाइट इतनी रखनी है, यहाँ लेके मैंने क्लिक कर दिया तो इसकी हाइट डिफाइन हो गई। अब जब मैं ऊपर और नीचे करूँगा तो इसका ऊपर का जो टॉप का सर्कल है वो कम या ज़्यादा होगा। जैसे मुझे बाल्टी बनानी है तो मैं ज़्यादा करूँगा, टोपी बनानी है तो सपाई बिल्कुल ही नीचे कर दूँगा, ठीक। और थोड़ा सा मुझे इसको टेपर्ड रखना है तो इस तरीके से यहाँ ला के छोड़ दूँ। आपके ऊपर है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप व्यू पोर्ट में ही करें, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बाद में भी आप इसके रेडियस 1 को, रेडियस 2 को, हाइट को, मतलब इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन है आपका स्फीयर। क्लिक किया, ड्रैग किया, गोला बन गया, आपको बॉल बनानी है, ठीक है। इनको आप बोलते हैं प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव का मतलब होता है जिससे आप शुरुआत करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना प्रिमिटिव मैन, आदि मानव को हम प्रिमिटिव मैन बोलते हैं, जहाँ से हम आए हैं। तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब जिस चीज़ से आपको शुरुआत करनी। जैसे आपको बॉल बनानी है तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई मुझे स्फीयर से बनाना है। आपको कोई बुक बनानी है तो आपको इससे बनाना है। सोफ़ा बनाना है तो आप इससे बनाओगे। बाल्टी का बोलूँगा मैं तो आप पता लग जाएगा भाई कौन से बनाओगे। कोई चीज़ में आपको ऐसी राउंडेड बोलूँगा तो आप बोलोगे भाई सिलेंडर से बनेगी वो, ठीक है, इस तरीके से ना। तो ये प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आपको शुरुआत देने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। बाकी के जो प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है वो आप अपने से एक्सप्लोर कीजिए। बस एक जो टेक्स्ट प्लस है उसको मैं बता देता हूँ। इस पर क्लिक किया आपने, यहाँ क्लिक करके आपने इसे छोड़ दिया, ठीक है। के बाद यहाँ आपने इस टेक्स्ट को लिख दिया 3ds Max, एंटर, ठीक। या जो भी आपको लिखना हो वो आपने लिख दिया, ठीक। कमांड से राइट क्लिक करके आप बाहर आ गए। तो ये आपके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं ना। और मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है वो आपका ज्योमेट्री बन रही है। ज्योमेट्री मतलब जिसमें आपका सरफेस होता है, जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो उसको आप क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। नेक्स्ट पैनल जो है वो है आपका शेप्स का पैनल, ठीक है। शेप को आप एसपी लाइन भी बोलते हैं, ठीक, मैक्स की भाषा में। इसमें सबसे पहला है लाइन। लाइन को मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। रेक्टेंगल पहला, ठीक। क्लिक करके आपने दूसरा पॉइंट डिफाइन कर दिया, मतलब पहला क्लिक किया और दूसरे पे लाके आपने छोड़ दिया, ठीक। क्लिक किया और माउस की को प्रेस करके रखा है आपने, छोड़ा नहीं है, ठीक है। और दूसरी जगह लाके आपने छोड़ा है, ठीक है। क्लिक को आपको यहाँ लाके छोड़ना है ना। ऑटोकैड की तरह नहीं करना है आपको कि आपने फर्स्ट क्लिक किया और दूसरा क्लिक किया। क्लिक किया, दबा के रखा उसको, दूसरी जगह लाके छोड़ दिया, ठीक। इस तरीके से आप बनाते हैं। सेम तरीका है आपका सर्कल का। क्लिक किया, सेंटर डिफाइन हो गया और जितना आपने इसको खींचा उतना ज़्यादा उसकी रेडियस बढ़ गई। बाद में आप चाहें तो रेडियस यहाँ से बड़ा घटा सकते हैं, और चाहें तो यहाँ क्लिक करके, और आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं इस तरीके से। राइट क्लिक करके आप कमांड से बाहर आ गए, ठीक। इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो इस पर क्लिक किया, मॉडिफाई पैनल में गए और यहाँ पर लेंथ, इस पर क्लिक किया या फिर इस पर क्लिक करके ड्रैग करके, और उसका मैंने दे दिया भाई मेरे को इसकी लेंथ 50 चाहिए और इसकी विड्थ है वो भी मुझे 50 चाहिए, ताकि मैं स्क्वायर बना सकूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हैं, ओके। ये आपका मॉडिफाई पैनल। क्रिएट में मैं वापस जाता हूँ। एक्चुअली क्या है, हम मॉडिफाई और क्रिएट में टॉगल करते रहते, ठीक है। इसके बाद सर्कल हो गया, एलिप्स, क्लिक किया और ड्रैग करके आपने इसकी मेजर और माइनर एक्सिस को डिफाइन कर, ठीक है। लेंथ और विड्थ जब बराबर होंगी तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा, और कम ज़्यादा होंगी तो कुछ बड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। आउटलाइन करेंगे तो इसकी बॉर्डर आ जाएगी, और इस तरीके से आप क्लिक करके
इसकी बॉर्डर को बढ़ घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाके ठीक आप इसके पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक, ओके। इसी तरीके से बाकी सारे ऑब्जेक्ट हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से ट्राई करें, कोई बहुत तकलीफ दे काम नहीं है, बस आपको यहाँ पर इसको एक्टिवेट करना है और कुछ कुछ बना बना के देखना है कि भाई क्लिक करके ड्रैग करने पर और ऊपर नीचे करने पर क्या बनता है। ठीक है, स्टार जैसे बनेगा, आप बना के देखें। ठीक, इसके बाद इसका जो सेक्शन वाला पार्ट है वो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपके समझ में आएगा नहीं, है ना, वो हम टाइम के साथ देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप बना कर देखिए। ठीक है, इसके अलावा ज्योमेट्री और शेप्स, इनके अंदर और भी क्लिक करके आप जब ड्रैग करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्सटेंड प्रिमिटिव आप सभी के साथ खेलिए, बनाइए, चीज़ों को प्ले कर करके देखिए किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ मेरी जो 3ds Max का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने हर पैनल को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जितना जो कॉन्सेप्ट हमारा डीप है, वो जब हम अगली वीडियोस जब बनाएंगे तो उस चीज़ में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को और ज़्यादा आगे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग तरीके के जो ऑब्जेक्ट बनाना, आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्ट बनाना, सोफ़ा बनाना, चेयर बनाना, कुर्सी बनाना, फ्लोर प्लान बनाना, उनको किस तरीके से बनाते हैं, उनमें किस तरीके से मटेरियल लगाते हैं, टेक्सचर लगाते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के मैप्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। रफनेस का मैप हो गया, आप लाइट हो गई आपकी, और यार मतलब जो फ्री फॉर्म वगैरह भी जो मैंने छोड़ दिया था, वो सारी चीज़ें कभी मैं और लंबी वीडियो में टाइम के साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको 3ds Max को समझने में आसान रही होगी और आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अपने हाथ जमा सकें 3ds Max में और आपकी मसल मेमोरी क्रिएट हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और हैप्पी क्रिएटिंग।